हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले कनिष्ठ सहायक एग्जाम में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि नेक्स्ट मंथ ही आपका एग्जाम है तो आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो ये जो 10 क्वेश्चंस हैं आप मेरे साथ इन्हें सॉल्व करिए और चेक करिए कि इन 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपने खुद से सही किए हैं। जिसमें देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो लिया गया है वो सीटिंग अरेंजमेंट के चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि 6 लोग हैं जिनके नाम आपको दिए हुए हैं और एक गोल मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले आप क्या काम करो, एक सर्कल ड्रॉ करो और उसके अंदर 6 लोगों को बैठा लो जिनका मुंह सेंटर की तरफ हो और ये ध्यान रहे ये एक दूसरे के सामने रहें, ठीक है। फिर आगे कहा गया है कि यदि के जो है वो एम के बाएं तीसरे स्थान पर है। अब देखो m के बाएं हैं तो सबसे पहले मुझे m को बनाना होगा और m का प्लेस मैं अपनी मर्जी से कहीं पर भी रख सकता हूँ। सपोज मैंने m को सबसे नीचे यहाँ बनाया। अब यहाँ से देखो बाईं तरफ तीसरा स्थान कौन सा होगा, पहला स्थान ये, दूसरा ये, तीसरा ये, मतलब यहाँ पर कौन व्यक्ति बैठा है, के बैठा है। फिर इसके बाद में देखो अब जो व्यक्ति बैठेंगे ना वो हमारी मर्जी से नहीं बैठेंगे, वो इनके अकॉर्डिंग बैठेंगे। तो उसमें कहा है कि के और एन के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब देखो के को अगर हमने यहाँ बैठा दिया तो एन या तो यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है, ये दो प्लेस ही तो हैं। लेकिन ये हमें पता चलेगा इससे अगले स्टेप में। उसमें कहा गया है कि आर जो है वो एन के एकदम बाईं तरफ बैठा है। अब एन के बाईं तरफ एन को अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ तो इसके बाईं तरफ एम की जगह पर आएगा। इसका मतलब एन का ये वाला प्लेस नहीं है। तो एन का प्लेस कौन सा है, ये जो हमने बनाया था। और इसके ठीक बाईं तरफ कौन व्यक्ति बैठा है, आर, तो आर को हमने यहाँ बैठा दिया। फिर इसके बाद में कहा है तब बताइए आप के एकदम दाहिनी तरफ कौन बैठा है। देखो हालांकि यहाँ पर ये जो दो प्लेस है ना, ये हमें नहीं पता कि यहाँ पर कौन आएगा, बट फिर भी हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है हम उसके बारे में बता सकते हैं कि के एकदम दाहिनी तरफ कौन बैठा है। तो के अगर यहाँ पर है तो इसका राइट साइड ये होगा और यहाँ कौन बैठा है, आर। इसका मतलब सी ऑप्शन जो है ना इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, तो उसमें ये कहा गया है कि बी जो है वो ए का भाई है। तो इस डायग्राम को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो ए जो है वो भाई है किसका है, बी का, तो बी को साइड में बना लिया। फिर कहा है कि सी की पुत्री बी है। अगर बी पुत्री है तो इस पर सर्कल बना दिया और सी को ऊपर बनाया। सर्कल इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फीमेल है और ट्राइंगल इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मेल है। आप चाहें तो इसकी जगह पर प्लस माइनस भी शो कर सकते हैं। फिर आगे कहा गया है तथा ए के पिता डी हैं। अब ए के पिता अगर डी है तो देखो बाय डिफॉल्ट ये पहले से ही हो जाएगा कि सी जो है इसकी वाइफ होगी, तभी तो ये हस्बैंड वाइफ और ये दोनों इनके बच्चे हैं। फिर आगे क्या कहा गया है कि डी किस प्रकार सी से संबंधित है। तो डी का सी से क्या संबंध है, तो किसके बारे में आप बताएंगे, जिसके साथ में का लगा है। तो का किसके साथ में है, डी के, तो डी क्या लगेगा, पति लगेगा। इसका मतलब बी ऑप्शन जो है ना इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन में लैंग्वेज का बड़ा खेल होता है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर कहा गया है कि डी किस प्रकार सी से संबंधित है। और देखो अगर इसी लैंग्वेज को मैं चेंज करके ऐसे लिख दूं कि डी से सी का क्या संबंध है, तो देखो अब ये जो लैंग्वेज है ना ये लैंग्वेज मेरे आंसर को चेंज कर देगी। क्यों चेंज कर देगी, अब मुझे बताना है डी के बारे में या सी के बारे में। ये यहाँ से सोचना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, बट यहाँ देखो ऑप्शन में आपको पत्नी भी दिया है। इस वाले केस में इसका आंसर पत्नी हो जाएगा, जबकि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस केस में इसका आंसर पति है। तो ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर ध्यान रखना, आपसे अक्सर मिस्टेक हो जाती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, तो उसमें ये कहा गया है कि मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस और प्लस का अर्थ है डिवाइड, माइनस का अर्थ है इनटू और डिवाइड का अर्थ है माइनस। तो ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है इसकी वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहला काम इन सभी को लिख लो आप, यहाँ पर ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब हम करेंगे इसके साइन चेंज। यहाँ पर इनटू है तो इनटू का अर्थ क्या बोला है, प्लस, मतलब यहाँ प्लस लगा दो। फिर माइनस, माइनस का अर्थ दिया है इनटू, तो यहाँ इनटू लगा दिया। फिर प्लस, प्लस का अर्थ आपको दिया हुआ है डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड लगाया। और फिर डिवाइड का अर्थ आपको दिया है माइनस, तो ये माइनस। अब देखो यहाँ पर आकर हमें ये सोचना पड़ता है कि हम पहले क्या सॉल्व करें। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 8 और अपॉन 40 और -2। अब देखो 8 से ही कट जाएगा 5 बार, मतलब ये जो वैल्यू निकल कर आएगी इस वाले 8 में से ये 2 माइनस कर दिए तो 6 बचे और प्लस 7/5। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 का इंटू 6 से करेंगे तो 6 पंजे 30 और 7 37, यानी कि ये हो जाएगा 37/5। और अगर मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखूं तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 2/5। ये जो है ये इसका आंसर है। हालांकि यहाँ ऑप्शंस में नहीं दिख रहा है, ये मेरे से मिस्टेक हो गई है। तो आप इसका जो आंसर मार्क करेंगे वो हो जाएगा 7 होल 2/5, जो कि सही आंसर है।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, तो उसमें ये कहा गया है कि 15 लोगों के एक समूह में 7 लोग फ्रेंच पढ़ते हैं, 8 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 3 लोग इन दोनों में से कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। तो आपको बताना है कि कितने लोग फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। आप एक बात सोचो, यहाँ पर 3 लोग कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं और टोटल कितने हैं? 15। तो मैं ये बोलूँगा कि इन 15 में से पहले 3 माइनस कर देते हैं तो टोटल 12, और 12 का ही ये डेटा दे रखा है और सिर्फ 2 लैंग्वेजेज़ हैं, एक फ्रेंच है और एक इंग्लिश है। तो आप क्या काम करो, एक सर्कल ड्रॉ करो जो दोनों को कट करते हुए हो। अब आप एक बात सोचो, 7 को अगर मैं 8 में प्लस करूँ तो ये 15 आएगा, जबकि व्यक्ति हमारे पास कितने हैं? 12। तो मतलब अगर मैं इसको इससे माइनस करूँ तो सिर्फ 3 ही तो बचेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 है ना, मैंने 2 बार गिन लिए और 2 बार गिनने वाला हिस्सा मिडल वाला है, तो ये 3 हो गया। इसे हम कहेंगे ये फ्रेंच वाला हिस्सा है और ये इंग्लिश वाला। तो आप ये देखो कि फ्रेंच पढ़ने वाले कितने थे टोटल? 7। 3 मैं यहाँ ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो इस वाले सर्कल में 7 आने चाहिए सारे। 3 यहाँ पहले से लिखे हैं तो इधर 4 बचा। ऐसे ही 8 जो है अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं, तो 3 तो यहाँ ऑलरेडी लिखा है और इस सर्कल में मुझे 8 चाहिए, तो इसका मतलब इधर कितना आएगा? 5। देखो यहाँ से हमारा डायग्राम बिल्कुल सही बन गया। 3 व्यक्ति जो हैं कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, उनको साइड में कर दिया और 5 और 4 9 और 3 12, 12 लोगों का ये डायग्राम है। हमसे पूछा क्या है? कितने लोग फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं? तो ये जो मिडल में लिखे हैं ना, ये दोनों पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ से और क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि केवल फ्रेंच पढ़ने वाले कितने हैं? तो 4 हैं। केवल इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं? तो 5 हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, तो उसमें कहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर आपको सीरीज दी है 7, फिर 15 है, ये 27 है, अगला क्वेश्चन मार्क है और फिर 63 है। तो आप ये देखो कि इसमें क्या पैटर्न लग सकता है। तो यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में देखो हमने 8 प्लस किया, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में हमने 12 प्लस किया है। तो अगली बार में कितना प्लस होगा? क्योंकि हर बार में 4 प्लस एक्स्ट्रा हो रहा है, तो अब की बार में हम 16 प्लस करेंगे और 16 के बाद में हम 20 प्लस करेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा? 43। आप देखो 27 में हमने 16 प्लस किया तो 43 आया, और 43 में हम 20 प्लस करेंगे तो 63 आएगा। इसका मतलब 43 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, मतलब बी हम मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, इसमें ये कहा गया है कि उत्तर की ओर मुंह करके बच्चों की एक पंक्ति में रोहन जो है वो बाएं से 12वें स्थान पर है। मतलब लेफ्ट साइड से मैंने रोहन को यहाँ बैठा दिया, ये कौन से? 12वें स्थान पर है। आगे कहा है सुरेश जो दाईं ओर से 22वें स्थान पर है, रोहन के दाएं से चौथा है। मतलब रोहन के दाएं से इधर साइड में जो चौथा व्यक्ति होगा वो राइट साइड से कौन से स्थान पर है? 22वें स्थान पर है। तो आपसे पूछा जा रहा है बताइए पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? तो आप एक बात बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 12, 12 के आगे ये 16, क्योंकि 4 प्लस किए तो टोटल कितने हो गए? यहाँ से यहाँ तक 16, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के कितने हैं? ये 22 हैं। अगर दोनों को प्लस करूँ तो कितने हो जाएंगे? 38। और ये वाला जो व्यक्ति है जिसका नाम है सुरेश, इसको मैंने 2 बार काउंट किया। जब मैं लेफ्ट से गिन रहा था तो इन 4 में इसको भी काउंट किया है, और जब राइट से गिन रहा था तो भी इसको काउंट किया है। तो इसमें से एक माइनस कर दो, मतलब टोटल कितने बने? 37। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 37 होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, तो उसमें ये कहा गया है कि एक आयताकार शीट जिसका माप जो दे रखा है वो आपको कितना है? 10 × 4 है। तो उसमें से 2 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने पूर्ण वृत्त काटे जा सकते हैं? अब वृत्त क्या होता है ये, और व्यास क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस, ये इसका व्यास है। यहाँ पर त्रिज्या भी आता है कई बार और कई बार व्यास आता है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। अगर मैं ये कहूँ कि 10 सेंटीमीटर की मैंने एक स्ट्रिप ले ली इस तरह से, और उसे 2 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिया, 2 इधर 2 इधर, और टोटल कितनी लेंथ है? 10 है, तभी तो ये 4 सेंटीमीटर दिया है। और फिर आप ये देखो कि एक व्यास यहाँ से 5-5 के 2-2 के पेयर मैंने और बना दिए, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें हर एक में एक सर्कल बन सकता है। यहाँ से यहाँ तक देखो 1, फिर ये 2, फिर ये वाला 3, ऐसे ही यहाँ पर 4, और फिर ये 5, और 5 ही नीचे बनेंगे। तो टोटल कितने सर्कल हम यहाँ से काट सकते हैं? 10। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 10 होगा, यानी कि बी ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है वो एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है कि 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, ठीक है। 2 ब्रदर्स हैं, एक को हम B1 मान लेते हैं, एक को हम B2 मान लेते हैं, और इनके बारे में कहा गया है कि इनकी एज का जो रेशियो है वो कितना है? 1:2 है। फिर कह रहे हैं 5 साल पहले, यहाँ से अगर हम 5 साल पहले चले जाएं तो B1 और B2 का जो रेशियो है वो कितना था? तो ये कह रहे हैं 1:3 था, और पूछ रहे हैं कि अब से 5 साल के बाद में जो इनका रेशियो होगा वो बताइए कितना होगा। तो अगर मैं इनमें से दोनों में से कोई सी भी एज निकाल लूँ तो रेशियो निकल आएगा। अब आप एक बात सोचो,
अगर मुझे इनकी एज निकालनी है तो इन दोनों का गैप सेम होना चाहिए। यहाँ पर 2 का गैप है और यहाँ पर 1 का गैप है। तो गैप बराबर करने के लिए मैंने इसमें भी 2 से इंटू कर लिया। तो ये कितना बन जाएगा यहाँ से 2 और रेशियो 4। अब देखो यहाँ पर भी गैप कितना हो गया, 2 गैप हो गया। अब आप एक बात सोचो, 3 से कोई चीज़ 4 हो गई, किसके कारण? इस 5 के कारण। तो मतलब 1 यूनिट ही तो बढ़ा और ये 1 यूनिट कितने के बराबर है? 5 के बराबर है। तो आप ये कहो कि ये जो 2 यूनिट है ये 10 के बराबर होगा कि नहीं होगा? और ऐसे ही ये जो 4 यूनिट है इसकी भी हम 5 से इंटू कर लेंगे तो ये 20 के बराबर होगा। और ये वाली जो एजेस हैं ये हमारी करंट एज आ गई। हमसे कब की पूछी है? अब से 5 साल बाद की। तो इसका मतलब इसमें भी 5 साल और इसमें भी 5 साल ऐड हो जाएगा, मतलब ये 15 और ये कितना 25। और इनका हमें रेशियो निकालना है तो 5 से हम इसको कट कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। इसका मतलब 3:5 जो है ना वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, तो उसमें कहा है कि दी गई आकृतियों में केवल आयतों की संख्या आप बताइए। अब देखो आयत मैंने आपको गिनने सिखाए हैं कि आप इधर साइड में नंबरिंग करो 1 2 3 और इधर साइड में भी नंबरिंग करो 1 2 3। इधर साइड के प्लस करेंगे तो 1 + 2 + 3 यहाँ से 6 आएगा और इंटू उसका इधर साइड से भी प्लस करेंगे तो 1 + 2 + 3, तो टोटल कितना आ जाएगा 6 × 6 यानी कि कितना होगा 36। बट 36 हमारा आंसर नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड दिया है केबल। अब केबल का मतलब ये है कि इसके अंदर जो मैंने वर्ग शामिल किए हैं वो मुझे नहीं लेने हैं। तो इसका मतलब मुझे इसमें से वर्ग माइनस करने पड़ेंगे। और वर्ग गिनने का क्या तरीका है? यहाँ से इस वाले नंबर का इससे इंटू करो यानी कि 3 × 3 और प्लस इस वाले नंबर का इससे इंटू मतलब 2 × 2 और प्लस 1। तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ से 3 3 जा 9 और प्लस 4 और प्लस 1 यानी कि टोटल कितने हुए 14। मतलब ये जो हैं ये वर्ग और आयत दोनों मिक्स हैं, ठीक है? जबकि ये जो हैं क्या हैं? ये सिर्फ वर्ग हैं। तो अगर मैं टोटल में से वर्ग माइनस कर दूं तो केवल आयत बच जाएंगे, इसलिए इसको हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 22। मतलब सी ऑप्शन जो है ना इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपको खुद से करके बताना है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दो कि कितना आंसर आएगा। इसमें क्या कहा गया है कि 3 से बड़ी लेकिन 8 से छोटी और 4 से बड़ी लेकिन 10 से छोटी संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखो यहाँ पर हम एवरेज निकाल रहे हैं, तो एवरेज तो मैथ में पढ़ा है हमने, तो यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं भाई? रीजनिंग में भी अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आयोग आपसे पूछता रहा है और वैसे भी आपका RO ARO का पेपर आने ही वाला है तो उसके लिए भी तो तैयारी करनी है। और उसमें 30 मार्क्स का आपका रीजनिंग और मैथ दोनों रखा हुआ है। तो आपको लगभग 15 क्वेश्चंस जो हैं वो मैथ से मिलेंगे और 15 क्वेश्चंस जो हैं वो रीजनिंग से मिलेंगे। तो उस एग्ज़ाम की भी आप प्रिपरेशन अभी से लेकर चलो, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको ज़रूर से करने हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है जल्दी से आप नीचे कमेंट कर दो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।